नमस्कार दोस्तों। आज 21 जुलाई 2020 के करेंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, रूस ने भारत के किस पड़ोसी देश को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी? आपका सही जवाब है चीन। यहाँ पर हम आपको बता दें, रूस ने चीन को S-400 मिसाइल सिस्टम की एक खेप पहले से सौंपी हुई है। अब दूसरी खेप चीन को मिलनी थी। इससे ऑपरेट करने की ट्रेनिंग के लिए चीन तो अपने सैनिकों को रूस भेज दिया था। रूस ने टेक्निकल एक्सपर्ट चीन आने वाले थे, लेकिन अचानक रूस ने S-400 की डिलीवरी रोकने का फैसला कर लिया। रूस ने न सिर्फ डिलीवरी सस्पेंड की, बल्कि उसने चीन को यह भी नहीं बताया कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे फिर कब दिया जाएगा। चीन को पहला बैच उसे 2018 में मिला और भारत को वर्ष 2021 के आखिर तक सिस्टम मिल जाएगा। खास बात यह है कि रूस के चीन की डिलीवरी को तो रोक दिया है, लेकिन भारत को वक्त पर अन्य मिसाइल और बम देने का वादा दोहराया है। रूस ने क्यों रोकी S-400 की डिलीवरी? दरअसल रूस और चीन के रिश्ते में खटास आ गई है। रूस ने पिछले दिनों अपनी सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट वैलेरी पिटको को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने चीन के बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारियां दी हैं और बदले में पैसे के लिए वैलेरी के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 चीनी नागरिक हैं। इसके बाद से दोनों देशों में रिश्तों में तनाव आ गया। मतलब कि रूस ने चीन पर जासूसी और खुफिया दस्तावेजों की चोरी होने का आरोप लगाया है। इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि चीन ने भारत की चीन LAC पर फौज तैनात की हुई है। कुछ भारतीय इलाके में चीनी सेना अभी भी घुसी हुए हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पैंगोंग तस्य लेक डेप्सोंग प्लेस। ऐसे में रूस ने चीन पर सेना पीछे करने का दबाव डाला था, लेकिन रूस का दबाव नहीं काम कर पाया। चीन ने ऐसा करके दिखाया है कि वह रूस के दबाव में आने वाला नहीं है। ऐसे में रूस के लिए यह मैसेज अच्छा नहीं पाया गया। रूस भी सुपर पावर दिखाना चाहता है, लेकिन उसका प्रयास विफल हो गया था। चीन का कहना है, चीन ने एक असफर ने कहा, रूस को लगता है कि महामारी के वक्त अगर ऐसा 400 की डिलीवरी चीन को गई तो इससे चीन की ही परेशानियां बढ़ेंगी। ऐसा S-400 के बारे में बता दें हम, यह एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें शक्तिशाली मिसाइल, राडार और कुछ इक्विपमेंट्स हैं। यह 400 किलोमीटर के दायरे आने वाली मिसाइलों और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी ख़त्म कर सकता है। ये मिसाइल शील्ड का काम करेगा, जो पाकिस्तान और चीन की एटमी क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइलों को भारत को सुरक्षा देगा। यह सिस्टम एक बार में 72 मिसाइल दाग सकता है। यह अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को भी गिरा सकता है। 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर सकता है। चीन और तुर्की के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला भारत तीसरा देश है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 29 जुलाई। यहाँ पर हम आपको बता दें, 28 जुलाई को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघों की गणना पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018, स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2018, टाइगर को प्रेडेटर एंड प्रे इंडिया 2018, भारत में यह सह शिकारी और शिकार। पिछले साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी एस्टिमेशन रिपोर्ट जारी किया था। अब प्रकाश जावड़ेकर ने पूरी रिपोर्ट जारी की है। आपका अगला क्वेश्चन है,
टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018। स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडिटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2018 के अनुसार दुनिया के कितना प्रतिशत बाघ भारत में है? आपका सही जवाब है 70%। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत में दुनिया की बाघों की आबादी का 70% हिस्सा है। भारत बाघों के पोषण की दिशा में बाघ वाले सभी 13 देशों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। इस समय भारत समेत कुल टाइगर रेंज नेशन हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। प्रकाश जावड़ेकर, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। आपका अगला क्वेश्चन है, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडिटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? आपका सही जवाब है 2967 अनुमानित। यहाँ पर हम आपको बता दें, सरकार का अनुमान 2967 है, लेकिन 2603, 3346 भी हो सकता है। हर 4 साल पर बाघों की गणना होती है। इसमें पहले 2014 की गणना के अनुसार बाघों की संख्या 2226 थी। 2010 में 1706 बाघ, 2006 में 1411 बाघ। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि देश में लगभग 30,000 हाथी और 500 शेर हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडिटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2018 के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश। यहाँ पर हम आपको बता दें कि राज्य संख्या अनुमानित मध्य प्रदेश में 526, 441 से 621 हो सकता है। कर्नाटक में 524 475 से 573, उत्तराखंड 442, 300, 339 से 491, महाराष्ट्र में 312, 270 से 354 हो सकता है। उत्तर प्रदेश 173, 148 से 198 भी हो सकता है। तमिलनाडु में 264 से 227 302 भी हो सकता है। असम में 190 कोष्टक 165 से 215 हो सकता है। केरल में 190 कोष्टक में 166 से 215 हो सकता है। राजस्थान में 69, 62 से 76 हो सकता है। आंध्र प्रदेश में 48, 40 से 56 हैच भी हो सकता है। बिहार में 31 और 26 से 37 भी हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश में 29 स्टार, ओडिशा 28, 26 से 30 भी हो सकता है। तेलंगाना 26 से 23 से 30 हैच। छत्तीसगढ़ 19 से 18 से 21 हो सकता है। झारखंड में 5, गोवा में 3। भारत में बाघों की विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम बताएं, जो जुलाई 2020 में चालू हुआ है। आपका सही जवाब है काकरापार। यहाँ पर हम आपको बता दें, एटॉमिक पावर प्लांट का नाम काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट 3, इसकी क्षमता 700 मेगावाट है। यह गुजरात के तापी जिले में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके सफल संचालन के लिए एटॉमिक साइंटिस्ट को 22 जुलाई को बधाई दी। जब आप इसका न्यूज़ देखेंगे तो मिलेगा कि काकरापार एटॉमिक प्लांट 3 क्रिटिकलिटी हो गया है। पीएम ने भी यही लिखा है ट्वीट में। यहाँ पर क्रिटिकलिटी मतलब कि न्यूक्लियर
रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन होना जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर करता है। इस रिएक्टर को भारतीय वैज्ञानिक ने खुद डिजाइन किया है। इसकी क्षमता 700 मेगावाट का। इसमें पहले तक जो इंडियन डिज़ाइन एटॉमिक रिएक्टर लगाए गए थे वे छोटे थे, लेकिन अब हम 700 मेगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर बना सकते हैं। तो मतलब कि हम अच्छी स्थिति में एटॉमिक एनर्जी में यह एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है हम आपको बता दें। मैप में देखिए, गुजरात में यहाँ पर सूरत के पास तापी ज़िले के काकरापारा एटॉमिक प्लांट। यहाँ पर पहले से 2 रिएक्टर ऑपरेशनल थे, अब तीसरा भी चालू हो गया। पहला रिएक्टर 1993 में शुरू हो गया था, लेकिन इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम थी। पुराने वाले 2 रिएक्टर 220 मेगावाट इस उत्पादन करते थे। यह 1990 का है, इसलिए कैपेसिटी कम है। यहाँ पर अब चौथा रिएक्टर बन रहा है, उसकी कैपेसिटी भी 700 मेगावाट होगी। यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। हम इसे कूलेंट के रूप में यूज़ करते हैं। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। हम यूरेनियम खुद ही इनरिच कर लेते हैं। देश में सबसे बड़े एटॉमिक पावर प्लांट तमिलनाडु के कुडनलकुलम में थे। उसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है, लेकिन यह रूसी तकनीकी है। इंडिया ने तकनीकी और इक्विपमेंट रूस में परचेस किया है। यह काफ़ी महंगा है, लेकिन इंडिया में न्यूक्लियर साइंटिस्ट के काकरापारा में अब 700 मेगावाट तक रिएक्टर बना लिया और चालू कर लिया। इसका कंपोनेंट और इक्विपमेंट पर उसे बनाने में दूसरे देश की मदद नहीं ली गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने इस देश पर एंटी सैटेलाइट हथियार मिसाइल के परीक्षण का आरोप लगाया है और इसे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के लिए खतरा बनाया। आपका सही जवाब है रूस। यहाँ पर हम आपको बता दें, अमेरिकी सेना का स्पेस कमान के शीर्ष जनरल जॉन जे रेमंड ने इस संबंध में जानकारी दी है। उनका कहना है कि अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। रूस के सैटेलाइट कॉस्मोस 2542 पर 15 जुलाई को उसके अपने ही सैटेलाइट कॉस्मोस 2543 में मिसाइल हमला किया है। इस साल जनवरी में दोनों ही रूसी सैटेलाइट अमेरिका सेना के ताकतवर जासूसी उपग्रह KH-11 के पास आ गए हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रूसी सैटेलाइट अमेरिका को धमका रहा था, उसकी निगरानी कर रहा था। 23 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस में इस पर आपत्ति जताई है। जनरल जय ने बताया है कि इससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के लिए खतरा है। ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी सेना से रूस पर अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट वेपन की परीक्षा आरोप लगाया गया था। उधर रूस के इस कदम से ब्रिटेन और जापान की टेंशन बढ़ गई थी। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन समेत ज़्यादातर पश्चिमी देश अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को लेकर अत्यंत गोपनीय ज़रूरतों के लिए अंतरिक्ष पर निर्भर हैं। अमेरिका के ही 1000 उपग्रह अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे हैं। यही नहीं, चीन में अंतरिक्ष में जंग तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इससे अंतरिक्ष में भी हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक को अदालत ने घोटाले के मामले में 12 साल की सज़ा सुनाई है? आपका सही जवाब है मलेशिया। यहाँ पर हम आपको बता दें, 28 जुलाई को अदालत ने सज़ा सुनाई। उन पर 210 मिलियन रिंगिट 49.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 370 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। नजीब रज़ाक पर 1MDB घोटाले का आरोप था। उन पर 4.2 करोड़ रिंगिट 98 लाख डॉलर की राशि अपने बैंक खाते में आंतरिक करने का आरोप था। अदालत ने रज़ाक को सरकारी निवेश कोष अरबों डॉलर के गबन के मामले में मंगलवार को दोषी करार दिया। वह मलेशिया के पहले ऐसे नेता हैं जो किसी घोटाले के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। अरबों डॉलर के घोटाले को लेकर जनता के गुस्से के कारण 2018 में नजीब
की पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। वह 5 अलग अलग मुकदमों में 42 आरोपों का सामना कर रहे हैं। मलेशिया कैपिटल कुआला लंपुर, प्रधानमंत्री वहाँ के मोइनुद्दीन यासीन, मुद्रा रिंगित। आपका अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने श्रीलंका के साथ कितनी रकम के मुद्रा अदला बदली करेंसी स्वैप के समझौते पर जुलाई 2020 के सिग्नेचर किया? आपका सही जवाब है 40 करोड़ डॉलर, 400 मिलियन डॉलर। यहाँ पर हम आपको बता दें, करेंसी अदला बदली स्वैपिंग व्यवस्था नवंबर 2020 से 22 तक का उपलब्ध रहेगी। श्रीलंका ने इंडियन हाई कमीशन, भारतीय उच्चायोग 25 जुलाई को यह जानकारी दी। क्या होती है करेंसी स्वैपिंग? यहाँ पर हम आपको बता दें, दरअसल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में होता है। हम जो भी सामान विदेश से खरीदते हैं, बेचते हैं, वो डॉलर में होता है। इसीलिए डॉलर का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आरबीआई को डॉलर खरीद कर रखना पड़ता है। तो डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने कई देशों के साथ करेंसी स्वैपिंग का समझौता किया। अन्य देशों के साथ यह प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत होगा कि दो देशों के बीच खरीद बिक्री उन्हीं की करेंसी में होगी। जैसे श्रीलंका से हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम उन्हें इंडियन रुपया दें, और अगर श्रीलंका हमने सामान ले रहा है तो वो लंकन रुपया दें। इनका कन्वर्जन उस वक्त के भारतीय श्रीलंकन मुद्रा के तहत होता है। ऐसे में उस वक्त विनिमय दर कन्वर्जन रेट के अनुसार दोनों देशों के केंद्रीय बैंक आपस में मुद्रा कन्वर्ट कर लेती है। इसकी करेंसी स्वैपिंग कहते हैं। इसे बीच में डॉलर नहीं आता। तो करेंसी स्वैपिंग समझौता दो पक्षों के बीच एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मई 2020 में श्रीलंका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने भारत में 1.1 अरब डॉलर की विशेष मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए अतिरिक्त आग्रह किया था। भारत अन्य देश के साथ भी करेंसी स्वैपिंग का समझौता करता है। जैसे ईरान से जब हम तेल लेते थे तो उसे डॉलर नहीं बल्कि रुपया देते थे। भारत में 6 सार्क देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के अन्य देशों के साथ भी समझौता कर रहा है। इससे श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और कोविड-19 से प्रभावित देश में वित्तीय स्थिरता हो सकेगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास मुख्यालय मुंबई में है। श्रीलंका की राजधानी श्री विजयवर्धन राष्ट्रपति हैं वहाँ के गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री वहाँ के महिंदा राजपक्षे। आपका अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्री कुमकुम का 28 जुलाई को निधन हो गया। वो किस बीमारी से जूझ रही थी? आपका सही जवाब है कोविड-19। यहाँ पर हम आपको बता दें, वह 86 साल की थी और लंबे समय से बीमार चल रही थी। उन्होंने प्यासा, मदर इंडिया, आर पार, सीआईडी जैसी कई मशहूर हिंदी फिल्मों में काम किया था। मिस्टर एक्स, इन बॉम्बे, सन ऑफ इंडिया, कोहिनूर, उजाला, नया दौर है, सीमान, फंटूस, एक सपेरा एक लुटेरा, गंगा की लहरें, राज और रंग, आंखें, ललकार, गीत और एक कुंवारा एक कुंवारी उनकी मशहूर फिल्में हैं। जानी वाकर के साथ ये हैं बॉम्बे मेरी जान में दिखी थी। कुमकुम का जन्म हुसैनाबाद में हुआ था। उनका असली नाम जेबुनिशा था। भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहें प्यारी चढ़ाइबो में भी काम किया था। इसे भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे पहली बनी फिल्म माना जाता है।